नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है 3 साल से लड़ रहे रूस और यूक्रेन से। क्या इस जंग से किसी को जीत मिली या दोनों के हिस्से में ही आई है हार? इसके साथ ही देखेंगे कि इजराइल अब क्यों दे रहा है जंग में फिर से शुरू करने की धमकी। चलेंगे अमेरिका और जानेंगे कि विवेक रामास्वामी शामिल हो रहे हैं किस नई दौड़ में, और नजर इस बात पर भी होगी कि 10 दिनों से अस्पताल में दाखिल पोप की हालत अब कैसी है। आखिर में वेनेजुएला में किसने लिया मुफ्त में संगीत का आनंद। लेकिन आज लीड स्टोरी से पहले एक और अहम खबर। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के एयरबेस पर बवाल हुआ है। सरकारी एजेंसी कह रही है कि कुछ उत्पाती लोगों ने हमला किया, जबकि एक और कहानी भी सामने आ रही है। कॉक्स बाजार में अफरा तफरी का माहौल। बांग्लादेश की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने दावा किया है कि सीमित पारा के कुछ लोगों ने कॉक्स बाजार एयरफोर्स बेस पर हमला किया। हिंसा में एक शख्स के मारे जाने और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन इस मामले से जुड़ी एक और कहानी भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय लोगों और एयरफोर्स के अफसरों के बीच बैठक होने वाली थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए एक बाइक पर आए कुछ लोगों की जांच नाके पर बहस हुई और बात बढ़ गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए एयरफोर्स को गोली चलानी पड़ी। बांग्लादेश में पिछले साल के छात्र आंदोलन के बाद आम लोगों और पुलिस के बीच टकराव के कई वाकये हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि सेना और आम लोगों के बीच इस तरह का टकराव हुआ हो। आइए आगे बढ़ते खबरों में। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर यूरोप के कई बड़े नेता यूक्रेन पहुंचे हैं। सोमवार को चीन के राष्ट्रपति ने भी रूस के राष्ट्रपति से बात की है और जंगबंदी की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। 3 साल बाद यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है। ना लोग बचे हैं, ना घर, ना दुकानें, ना कारखाने, ना सड़कें और ना बिजली घर जैसी जरूरी सहूलियतें। Знаю. Нет сейчас ожиданий. Конечно, мира хочется. Немножко устали, конечно, но ждем лучших перемен. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके अपने आम लोगों और सैनिकों की तारीफ की है और दुनिया से समर्थन मांगा है। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के जो लोग हैं वो एक रिजॉल्व के साथ इस युद्ध को झेल रहे हैं और मैदान में टिके हुए हैं। और इस वीडियो के जरिए जहां वे यूक्रेन के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, वही अपनी जो प्रतिबद्धता है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से उन पर समझौते का जबरदस्त दबाव है। कनाडा और यूरोप के 10 से ज्यादा देशों के नेता क्यों पहुंचे हैं यूक्रेन को अपना समर्थन जताने के लिए। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यूक्रेन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो यूरोप का समर्थन कितना काम कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। उसे अब तक 170 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जनवरी में महंगाई की दर बढ़कर 13% तक पहुंच गई और देश की 55% आबादी को मनोवैज्ञानिक मदद की सख्त जरूरत है। Такое нестабильное, по поводу бурных эмоций, много стресса. Есть определенные надежды на этот цвет, и много кто говорит об этом, и мы очень-очень все надеемся. तीन साल से चल रही लड़ाई में नुकसान दोनों पक्षों को हुआ है, लेकिन सही आंकड़े मिलना फिलहाल असंभव लग रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस जंग में अब तक 10 लाख रूसी और 7 लाख यूक्रेनी मारे गए हैं। रूस इस बात पर संतोष कर सकता है कि यूक्रेन का तकरीबन 20% हिस्सा उसके कब्जे में है। क्रीमिया के बाद खरसान, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क उसके कब्जे में है, जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क के कुछ इलाके पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद भी यूक्रेन पर उसके हमले जारी हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि रूस की तरफ से 267 ड्रोन छोड़े गए, लेकिन इनमें से 138 को उसने गिरा दिया। इसकी वजह से कीव समेत कई इलाकों में नुकसान हुआ है। अग्रिम मोर्चों पर 112 जगह दोनों देशों के सैनिक भिड़े हैं। रूस में जगह जगह पर सैनिकों के सम्मान में बिलबोर्ड नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने भी जंग से जुड़े सैनिकों को सम्मानित किया है।
रूस एक तरह से यूक्रेन पर फिर से दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। Военные операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. हालात सुधरते ना देख ज़ेलेंस्की अब सशर्त इस्तीफे की पेशकश करने लगे हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद दुनिया में जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें ज़ेलेंस्की की साधारण बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो उनकी शर्तें भला कौन मंजूर करेगा? क्या कोई चमत्कार ही इस जंग को रोक सकेगा? और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार साहब जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर। बहुत कंफ्यूजन है, एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए, वो बातचीत भी कर रहे हैं, और यूरोप के तमाम नेता ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहे हैं। इसका भविष्य क्या देखते हैं सर आने वाले दिनों में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है अंजीत, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं करीब 1 महीने से ऊपर हुआ है, और उन्होंने एक अपनी जो कैंपेन प्रॉमिस थी, जो मैं आते ही पहले दिन रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दूंगा, तो वो तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परंतु एक कदम लिया गया है, और जिसे कहा जाता है जो पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, और वो कदम है जो रूस और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में, रियाद में, और अभी बात की जा रही है जो दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की भी, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात जल्द ही होगी सऊदी अरेबिया में। तो ये एक आशा का वो है की चिंगारी है, कि किरण है, जो ये युद्ध खत्म हो जाए। परंतु इसमें बहुत बड़ा प्रश्न यही उठेगा जी, जो ये किस टर्म्स कंडीशंस पर ये खत्म होगी, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप का रुख है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह बताया है, मैं आपको हार्दिक इसके लिए बधाई देता हूं, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है। तो उसमें आपने बताया है जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, हालांकि 10 नेता आए हुए हैं यूरोप के, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो आए हैं, बट ही रियली हैज हिज बैक टू द वॉल। उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं अपनी शर्तें मनवाने के लिए। जो हमारी जो जमीन है उसको नहीं लिया जाए, वो जमीन हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, संप्रभुता को वो मेंटेन किया जाए, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि नाकाम ही होंगे। सर एक चीज और लगता है ऐसा कि ट्रंप को ज़ेलेंस्की से बातचीत उन्होंने की, जो पुतिन से उन्होंने बात की वो भी ज़ेलेंस्की के सामने रखा, लेकिन यूरोप के नेताओं का जो समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कि पहले ज़ेलेंस्की के पहले तो उनको यूरोप के नेताओं से बात करनी पड़ेगी, उनसे बात करना पड़ेगा कि भाई ये खत्म कराना है किसी तरीके से, और अगर यूरोप के तमाम वो नेता मान जाते हैं तो शायद ये आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीत, मेरे विचार से। देखिए, क्योंकि जो दोनों देशों, ये यूक्रेन और यूरोप के बीच में है, क्योंकि यूक्रेन भी यूरोप का एक हिस्सा है, तो उनमें बहुत ही ज्यादा समझ है, और उनको ये पता है जो रूस उनके बिल्कुल करीब है उसका कितना खतरा है। ये बहुत सारे देश, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, ये सब सोवियत संघ के एक हिस्सा थे, तो उनको मालूम है जो वो किस हालात से गुजरे हैं, और वो ये समझ रहे हैं जो रूस अब जैसे जैसे ताकतवर बनता जा रहा है, तो उसकी जो मंशा है, जो पहले सोवियत यूनियन का जितना टेरिटरी थी, जितना क्षेत्रफल था, वो उसको और बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए इनको भय है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए सभी मिलकर काम करना चाहते हैं। अभी तक सभी की निर्भरता थी अमेरिका के ऊपर, परंतु अमेरिका ने नेटो से भी अपना, ऐसा लगता है, जो उसको अपना पल्ला झाड़ रहा है। बिल्कुल, तो इसीलिए इन सब देशों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, और यूक्रेन के लिए तो और भी मुश्किल हो गई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक सभी बंधकों को इजराइल को नहीं लौटा दिया जाता है तब तक गाजा में जंगबंदी नहीं हो सकती। इस बीच वेस्ट बैंक में इजरायली टैंकों का आगे बढ़ना जारी है। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस पर कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। वेस्ट बैंक में घुसते इजरायली टैंक मलबे के बीच से जगह बनाते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इजरायली टैंक वेस्ट बैंक में घुस रहे हैं। जेनिन की ये सड़कें लंबे समय तक इजराइल के खिलाफ संघर्ष का गढ़ रही हैं, लेकिन हाल के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए
इजराइल अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है। כוחותינו נכנסים בתנופה לעומק מחנות הפליטים. הם משמידים תשתיות טרור, מחסלים מחבלים, והם יישארו שם ככל שידרש. אתמול הנחינו את מפקדנו, שר הביטחון ואני, לטהר את מחנה הפליטים בקבטיה. इजराइल के रक्षा मंत्री कार्टज ने भी रविवार को अपने सैनिकों से कहा था कि वो फिलिस्तीनी इलाकों में साल भर तक रहने के लिए तैयार रहें। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वेस्ट बैंक में 800 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि इनमें से ज्यादातर आतंकवादी थे, लेकिन पथराव करने वाले लोग और जिनका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था, वो भी मारे गए हैं। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 48,339 लोग मारे गए हैं और 1,11,753 लोग जख्मी हुए हैं। सीज फायर के बाद भी इजरायली हमलों में कमी नहीं आई, लेकिन अब सीज फायर पर मंडराता खतरा और इजराइल की चेतावनी बता रही है कि जंग एक बार फिर किसी भी दिन भड़क सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब दुनिया के दूसरे हिस्सों की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी ने ओहायो के गवर्नर पद की दावेदारी पेश करने की तैयारी कर ली है। सिनसिनाटी में जन्मे 39 साल के विवेक बायोटेक उद्यमी हैं। वो सिनसिनाटी से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में शामिल होंगे, जहां उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। विवेक रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा गवर्नर माइक डेविन का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जाकर वहां शरण का सपना अब टूट रहा है। वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों से जो लोग महीनों की कोशिश के बाद वहां पहुंचे थे, अब वो लौट रहे हैं। बोट के जरिए अब इन लोगों की वापसी हो रही है। जिस देश को छोड़कर ये गए थे, अब वहीं आना पड़ रहा है। लौटने में भी खासा जोखिम है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद कई लोगों का अमेरिका में शरण लेना मुश्किल हो गया है। पोप फ्रांसिस की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। पोप पिछले 10 दिनों से रोम के गेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। वेटिकन की ओर से कहा गया है कि पिछली रात पोप को अच्छी नींद आई और वो आराम कर रहे हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस को लंग इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी किडनी में भी दिक्कत हुई। उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। फ्रांस में एक शख्स का क्रेडिट कार्ड चोरी होता है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चोरों को ही एक बड़ा ऑफर दे देता है। दरअसल चोरों ने क्रेडिट कार्ड से एक टोबैको शॉप में काफी शॉपिंग की, साथ में एक लॉटरी का टिकट खरीदा। इस टिकट पर $5 लाख से ज्यादा का इनाम निकल आया। यह रकम भारतीय रुपए में 4 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि चोरों ने इनाम की राशि नहीं ली है, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर है। जिसका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है, उसका नाम यॉन डेविड है। डेविड ने कहा है कि चोर उसका पर्स और कार्ड वापस कर दें तो वो लॉटरी की आधी रकम बांटने को तैयार है। और अब आखिर में आज की तस्वीरें। दरअसल वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में चल रहे पेट एक्सपो में पालतू कुत्ते बिल्ली कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। उनके मालिक उनको तरह तरह की ड्रेस में लेकर पहुंचे। वियतनाम में हाल के दिनों में खास तौर पर नौजवान लोगों में कुत्ते और बिल्ली पालने का चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और लोग इन पर काफी पैसा भी खर्च कर रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक ऑर्केस्ट्रा नेटवर्क ने फ्री कॉन्सर्ट का आयोजन किया। यहां की युवा ऑर्केस्ट्रा के नेटवर्क को एल सिस्टम यानी द सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसके स्थापना के 50 साल होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 4000 से ज्यादा संगीतकार इसमें शामिल हुए। और यहां रुक रहे बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।